दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान, मिल्लत टाइम्स मुंबई स्टूडियो से। और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शम्स तबरेज़ कासमी साहब, मुंबई के मिल्लत टाइम्स के ऑफिस से। जनाब शम्स तबरेज़ साहब, जिस तरह हमने देखा है कि 10 मार्च को जिस तरीके से रिजल्ट आए असेंबली इलेक्शंस में, उसमें ज्यादातर ये देखने को आ रहा है कि दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट है वो बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फेरबदल देखने को आ रहा है। हम ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश खास तौर से, जहां पर सबसे ज्यादा बदमनी थी, योगी सरकार जिस तरीके से हर मोर्चे पर फेल थी, और अखिलेश जी के लिए जिस तरीके का जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा था, रोड शो में दिखाई दे रहा था, रैलीज में दिखाई दे रहा था, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था। और जो ग्राउंड जो रिपोर्टिंग कर रहे थे पत्रकार गोदी मीडिया को छोड़ करके, उन सबका यही बोलना था कि किसी भी तरीके से इस बार एंटी इनकम्बेंसी होगी, योगी जी अपनी मठ में जाएंगे और अखिलेश जी अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। योगी जी फिर से सत्तानशीन हो गए हैं और अखिलेश जी अभी भी उनसे काफी पीछे सीटों पे रह गए। क्या लगता है आपको, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कोरोना में जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई है, यहाँ तक कि किसान आंदोलन को जो असर यूपी पे पड़ना चाहिए था खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन लगता है आप? जी अकील साहब, बहुत शुक्रिया उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बातचीत करने के लिए। जो रिजल्ट आया है, देखिए आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि एक माहौल बनाया गया था मीडिया के जरिए, और खासतौर पर जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज है, यूट्यूबर्स है, वो सब यही दिखा रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, बीजेपी को इक़्तिदार से हटा रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, कोरोना मुद्दा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मुद्दा है, क्राइम मुद्दा है, औरतों के साथ रेप और ज्यादती मुद्दा है। लेकिन रियल में या ग्राउंड पर ऐसा नहीं था। हम लोग भी ग्राउंड पर गए थे। जब मैं उत्तर प्रदेश का जो मेरठ मुजफ्फरनगर का एरिया है, जहाँ जाटों का जो एरिया है, जहाँ गुजर रहते हैं, वहां जब हम लोग गए, जब हम ऑफ द कैमरा लोगों से बातचीत करते थे, तो ज्यादातर बीजेपी के हम ख्याल होते थे, वो बीजेपी की बातें करते थे, कैमरा पर वो बात करने को तैयार नहीं थे। तो होता क्या है कि जो कैमरा पर जो कुछ यूट्यूबर्स भी थे, कुछ मीडिया हाउसेज थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए करते थे कि वाकई बिल्कुल जनता बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है, लेकिन वही लोग कैमरा के पीछे कुछ और बात करते हैं, जोर से बोलते हैं हम बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जाकर के वोट बीजेपी को डालते हैं। ऐसा कई मामलों में रियल में खुद हम लोगों ने फेस किया। तो कैमरा पर बोलने को तैयार नहीं थे और कैमरा के पीछे बीजेपी की बात करते थे। कैमरा पर बोला भी तो उन्होंने गोलमोल बातचीत की। ऐसा कई जगहों पर हुआ है। बीजेपी का जो वोट बैंक है, साइलेंट वोट बैंक होता है, और तकरीबन 35% वोट तो बीजेपी का बिल्कुल खामोशी के साथ होता है। यानी ऐसा आप समझ लीजिए कि बीजेपी कुछ भी ना करे, उत्तर प्रदेश में एक भी रैली ना करे, फिर भी 35% वोट बीजेपी ने अपना तैयार कर रखा है। और वो जो 35% वोट है, वो हर जाति में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपर कास्ट के लोग हैं या सिर्फ ओबीसी के हैं, बल्कि बीजेपी का 35% वोट ओबीसी में से कुछ शामिल है, दलित में भी शामिल है, और कुछ अपर कास्ट में के शामिल है, और हो सकता है कुछ मुसलमान भी उनके ऐसे वोटर्स हैं, महिलाएं भी हैं। तो बीजेपी का 35% वोट है। उन्हें 8-10% वोट हासिल करना होता है चुनाव जीतने के लिए, और उसको बीजेपी पूरी तैयारी करके, जैसे चुनाव का मौसम आता है, तैयारी करके वो बीजेपी हासिल कर लेती है। और यही हुआ है। जैसे समाजवादी है, इसका भी कुछ वोट बैंक महफूज था। जैसे समाजवादी पार्टी को पता था कि 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, उनका 100% वोट हमें मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को यह भी पता था कि ओवैसी की वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, कांग्रेस की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं वाला, बीएसपी की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। पता था समाजवादी पार्टी को कि मुसलमानों का वोट उधर नहीं जाएगा। इसके अलावा समाजवादी को पता था कि कम से कम जाटों का वोट हमें मिल जाएगा, यादवों का वोट मिल जाएगा, और इस तरह हमारी सरकार बन जाएगी। तो इस भरोसे समाजवादी पार्टी थी। दूसरी तरफ बीजेपी को 35% वोट था। लेकिन बीजेपी ने चालाकी ये की कि किसान मूवमेंट जो 13 महीने तक लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से ये पता चल रहा था कि किसान नाराज हैं, जाट नाराज है, यादव सारे के सारे नाराज है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए बिल्कुल कुछ दिन पहले तीनों फार्मल लॉ को वापस ले लिया। जब बीजेपी ने इस बिल को वापस लिया, तो एक मैसेज गया कि बीजेपी ने हमारी बात मान ली है, बीजेपी ने हमारी बात सुन ली है। और जब सरकार बात को मान ले, तो उसके लिए एक पॉजिटिव मैसेज बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो किसान या जो जाट नाराज थे, उनके दिलों में कुछ नरमी आई कि बीजेपी ने हमारी बात मान ली है। चुनांचे उनमें से आधे जाट वो बीजेपी के जो खिलाफ थे, बीजेपी के साथ आ गए। यादवों का बड़ा तबका जो है वो बीजेपी के साथ आ गया। बल्कि अगर चुनाव का जब हम तज्जिया करते हैं ना, तो यादव लैंड जिसको कहा जाता है, इटावा, मैनपुरी,
इन पूरे 8-10 अजला में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली है और बीजेपी ने 55 सीटों पर जीत हासिल की है। तो यादवों का भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिल सका। तो समाजवादी का जो अपना एक था, और जो जिसकी बुनियाद पर लोग कह रहे थे कि समाजवादी यादवों की पार्टी है तो यादवों का वोट मिल रहा है, राकेश टिकैत मुकम्मल एतमाद और भरोसा दिला रहे हैं तो जाट का मुकम्मल तौर पर वोट मिलेगा, और मुसलमान तो है ही। लेकिन गलती ये हो गई कि जाट का आधा वोट मिला, 50% वोट जाट का नहीं मिला समाजवादी पार्टी को, आरएलडी को। यादवों का 50% बोला, 50% वोट नहीं मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ करके इधर आए थे। ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मौर्य समाज 5% है, ओबीसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो 5% ओबीसी का वोट यकीनी तौर पर इधर आ गया। इसके अलावा कुछ निषाद का, कुछ ब्राह्मण, ये भी एक झूठ फैलाया गया बहुत ज्यादा कि जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, वो योगी सरकार से नाराज है, बीजेपी से नाराज है, लिहाजा उनका वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। लेकिन ये भी झूठ साबित हुआ, उनका भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। तो ये जो तज्जिया था या जो लोग जिसकी बुनियाद पर कह रहे थे, ये सारे झूठ साबित हुए। सिर्फ मुसलमानों का एक तरफा वोट मिला, बकिया 50% जाट और 50% वादों का। इस वजह से समाजवादी की हार हुई है और बीजेपी इन वोटों को लेने में, जो समाजवादी का गढ़ था उसमें उसने सेंध लगा दिया और उसमें कामयाब हो गए। इसके अलावा जो बीएसपी का वोट था, बीएसपी का वोट भी आधा से ज्यादा वो ट्रांसफर हुआ किसको? बीजेपी को, इसलिए बीजेपी जीत गई। जी, इससे हम ये समझे कि जिस तरीके से बात की जा रही थी कि जाट और मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी, हर हर महादेव अल्लाह अकबर के राकेश टिकैत जी के जो नारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे। खासतौर से किसान आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन राकेश टिकैत जी ने खड़ा किया, वहां पर भी बीजेपी बहुत कम अंतर से हारी, क्योंकि 2017 में जहां पर 109 सीटें थी, वहां पर वेस्ट यूपी में 93 सीटें आई हैं, जबकि ये बहुत ही कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसका असर वेस्ट यूपी में नहीं दिखाई दिया। शम्स तबरेज़ साहब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने उसी में जायजा किया कि वेस्ट यूपी का जो एरिया है वहाँ जाट और मुसलमान है। वेस्ट यूपी में मुसलमान तकरीबन 27% है और जो जाट है 17-18% है, दोनों मिलाकर के 45-46% हो जाते हैं। और वेस्ट यूपी की जब बात हम करते हैं तो इसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर और जो सहारनपुर का एरिया है, संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, मुरादनगर, शामली, और इन सब अजला में मुसलमानों के साथ जाट भी बहुत ज्यादा है, 17-18% है। और चुनाव का आगाज भी इन्हीं इलाके से हुआ था। पहला फेज जो था वो मेरठ मुजफ्फरनगर का था, शामली का था। दूसरा फेज संभल मुरादाबाद का एरिया था। कहा गया कि इन दोनों फेज में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी की सीटें, आरएलडी की सीटें ज्यादा आई है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी को ही ज्यादा सीटें आई, आरएलडी या समाजवादी को कम सीटें आई है। पहले चरण में 11 अजला थे और 58 सीटें थी। और ये जो अजला कौन से थे? मेरठ, जहां जाट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मुजफ्फरनगर, जहां जाट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, शामली, जहां जाट पाए जाते हैं, गाजीपुर, जहां जाट पाए जाते हैं, हापुड़, जहां जाट पाए जाते हैं। इन अजला में बीजेपी को 46 सीटों पर जीत मिली है और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 12 सीटों पर। और ये 12 सीटें जहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, वो 12 सीटें जहां मुसलमानों की आबादी 35% या 30% से ज्यादा है। समाजवादी ने उन इलाकों में मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया, इसके बावजूद भी मुसलमानों ने उनको वोट दिया, उनको जिताया। लेकिन खुद जाटों ने समाजवादी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से 46 बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। जी, सबसे ज्यादा साहब, अभी मैं एक डेटा देख रहा था जिसमें बताया गया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। कम से कम 15% का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो उन एरियाज में बढ़ा है जहां पर मुस्लिम है। तो इस तरीके से जो ये इल्जाम लगाया जाता है मुसलमानों के ऊपर कि असदुद्दीन ओवैसी के खड़े हो जाने से कि वो एक अपनी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, तो इससे ये हम क्या नहीं देख सकते हैं कि वफादारी दिखाई है मुसलमानों ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ, कि उन्होंने अपने वोटों को बंटने नहीं दिया। हम इस पर बाद में आएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को क्यों उन्होंने नकारा और क्यों 97 सीटों पर जो है वो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, उसमें से एक भी नहीं जीता। लेकिन क्या ये सबक नहीं है अखिलेश यादव जी के लिए, जो अभी तक ही बच रहे थे मुसलमानों से, उन दाढ़ी टोपी वालों से जिनको वो अपने साथ खड़ा नहीं करना चाहते थे, अपने मीटिंग्स में नहीं बुला रहे थे, अपने रैलियों में नहीं बुला रहे थे, अपने साथ नहीं खड़ा कर रहे थे उन स्टेज पर। उन्हीं मुसलमानों ने उनकी इज्जत रखी है, उन्हीं मुसलमानों ने उनको 100 से जो 43 सीट्स थी उनकी 2017 में जी 78 सीटें बढ़ी है उनकी, 55 सीटें थी 2017 में।
जी जी, 4 गुना सीटें मुसलमानों ने नोट बढ़ा करके दी हैं। तो क्या अखिलेश यादव को अब अपना मन बदलना नहीं चाहिए, उनको अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी अभी भी मुसलमानों का सम्मान करेंगे? क्योंकि मुसलमानों ने तो अखिलेश ईमानदारी दिखा यादव पूरे चुनाव में मुसलमानों से दूरी बना रखी थी। उन्होंने मुसलमान नेताओं को अपनी रैलियों में जगह नहीं दे रहे थे, मुसलमानों के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे थे। आपने देखा है ना कि क्लिप वायरल हुई थी, जब बुर्का हिजाब पर उनसे सवाल किया जाता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, किसी को इग्नोर जगह नहीं करते देते। हैं और हम देखिए बोलते हैं कि हमें मुस्लिम तो सुनाई नहीं दे सहाफियों रहा से है। बातचीत करने को तैयार नहीं थे। जी मुस्लिम जी सहाफियों को अखिलेश यादव इंटरव्यू तक देने को तैयार नहीं थे। जिन मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे थे, जैसे मौलाना सज्जाद नुमानी से उनकी मुलाकात हुई या कासिम रसूल इलियास ने कई बार मुलाकात की, तो इन सब से उन्होंने कहा कि हम आपसे खामोशी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मीडिया में हमारी मुलाकात का तस्करा नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। इन लोगों से मुलाकात की एक भी तस्वीर अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर नहीं की थी। मौलाना सज्जाद नुमानी ने मुलाकात का जिक्र किया, कासिम रसूल ने मुलाकात का जिक्र किया, और ऐसे कई लोग हैं। लेकिन आप अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल, फेसबुक या समाजवादी के ऑफिशियल अकाउंट्स पर एक भी तस्वीर नहीं देखेंगे। एक और मैं आपको बात बता दूं, मैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अक्सर देखता था। रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते थे कि आज फला पार्टी ने, फला ऑर्गेनाइजेशन ने, फला एनजीओ ने अपने पूरे कार्यकर्ता के साथ समाजवादी को सपोर्ट किया है। कई मुस्लिम तंजीमों ने भी उनको सपोर्ट किया, मुस्लिम पार्टियों ने उनका सपोर्ट किया। कासिम रसूल इलियास साहब की पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, इन्होंने जाकर के उनको पूरा समर्थन दे दिया। इनको उन्होंने सीट नहीं दी तो, लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाम तक नहीं लिया। ना उनके जो एंकर होते थे या जो तर्जमान होते थे जो पार्टी के, उन्होंने भी कहीं पर नाम लिया। समाजवादी के जो स्पोक पर्सन है, हमारे शो मिलत टाइम्स का जो शो है देश के साथ, उसमें आने से इनकार कर देते थे, ये कह करके कि आप सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बात कीजिए तो हम आएंगे, आप मुसलमानों के इश्यूज पर बातचीत करते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है, मुसलमानों के फला मसाइल है, इन पर बातचीत करने के लिए हम नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर बातचीत करने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, आरएसएस को फायदा हो रहा है, चुनाव में हमें नुकसान होगा। यही लेकिन डबल जब स्टैंडर्ड रहता है समाजवादी पार्टी का, ये यही डबल स्टैंडर्ड रहता है समाजवादी पार्टी और चूंकि जो सेकुलर पार्टी इसका हम लेकिन सवाल उठाते हैं। जब रिजल्ट आया है, चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, तो सिर्फ मुसलमान है जिन्होंने 95 से 98% मुसलमानों ने तनहा उनको वोट दिया है। कांग्रेस को 400 सीटों में से अगर एक भी सीट पर, सॉरी, सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है, और कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2% समथिंग है पूरे, मतलब जो सबसे ज्यादा घटिया कांग्रेस की कारकर्दगी रही, तो इस वजह से, क्योंकि मुसलमानों ने वोट बिल्कुल भी नहीं दिया है कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल बीएसपी की बिल्कुल अगर ये उन्होंने हालत हुई है तो इस वजह से कि मुसलमानों ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। एमआईएम का जो सबसे बुरा हश्र हुआ है, खाता तक नहीं खुल पाया, इतनी मेहनत की। एमआईएम को कहा जाता है कि मुसलमानों का जज्बाती लगाव है, नौजवान वोट देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने भी वोट दिया। सिर्फ 4 लाख वोट मिला पूरे उत्तर प्रदेश में एमआईएम को, यानी मुसलमानों ने एमआईएम तक को मुस्तरद कर दिया, सबको रिजेक्ट किया, और समाजवादी को आंख बंद करके वोट दिया, इसी उम्मीद पर कि जाट भी वोट कर रहे हैं, यादव भी वोट कर रहे हैं और सरकार बदल जाएगी। लेकिन यादवों ने वोट नहीं किया 100%, न जाटों ने वोट किया, गेम खराब हो गया, सिर्फ मुसलमान 100% वोट करते रहे उनको। जी असम सबरे साहब जी, सेकुलरिज्म को सबसे जो झंडा बुलंद करने वाली जो कौम है वो मुसलमान है, और मुसलमानों को ही हमेशा जूते पड़ते रहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जो मायावती जी का आया है वो ये आया है कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, हमने जो मुसलमानों पर दाव खेला, अब हमें उनकी वफादारी चेक करनी पड़ेगी, आगे हम ध्यान देंगे मुसलमानों के वोट बैंक के ऊपर। तो क्या अभी मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पहले से मुसलमानों के मुद्दों से बच रहे थे, मुसलमानों को साथ खड़े होने से बच रहे थे, उन्हीं मुसलमानों ने उनकी डूबती हुई नैया को बचाया और उन्हें 4 गुना सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया। वही मायावती जो जी है, जो इससे पहले अभी जो सत्ता में आई वो भी मुसलमानों के वोट बैंक का भी उसमें शेयर रहता था, इसी वजह से वो मुख्यमंत्री बनती थी। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि मुसलमान करे तो क्या करे, अगर वो एक साथ वोट देता है अखिलेश यादव जी को, तो उनके समाज के लोग दलित वोट और सेकुलर वोट जो है वो बढ़ जाता है बीजेपी में, और फिर वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं। अगर मुसलमान अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है तो मुसलमानों को ये आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान अपनी लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं, इसलिए मुसलमान सेकुलर बने तो उनका कुछ अच्छा हो पाएगा, अगर वो अपनी मुस्लिम पॉलिटिकल शिप खड़ी करेंगे तो और उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालत में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने शुरुआत की मायावती के स्टेटमेंट से, जिसमें मायावती ने कहा कि मुसलमानों ने अपना वोट समाजवादी को शिफ्ट कर दिया, इसलिए हमने अपना वोट बीजेपी को शिफ्ट किया, क्योंकि हमारे लोग समाजवादी की सरकार नहीं चाहते। मुझे लगता है इस बयान के लिए मुझे मायावती पर तनकीद करने के बजाय या मायावती पर तबसरा करने के बजाय खुद अपना जायजा लेना चाहिए। खुद अफसोस मुसलमानों पर है कि मुसलमानों ने ऐसी छवि बना ली है
कि एक पार्टी कह रही है कि मुसलमान हमारा वोट बैंक था, अब समाजवादी का वोट बैंक बन गया, कल कांग्रेस का वोट बैंक था। क्या बरहमन के बारे में कभी कहा गया कि उसका वोट बैंक था और उसने उसको क्यों वोट नहीं किया? यादव जो समाजवादी का वोट बैंक है उसके बारे में नहीं कहा जाता कि यादव का वोट इधर से उधर शिफ्ट हो गया। मुसलमानों ने अपनी ऐसी छवि बना ली है वोट बैंक की, कभी मुसलमान समाजवादी का वोट बैंक है, कभी बीएसपी का वोट बैंक है, कभी कांग्रेस का वोट बैंक है, और जो जैसे चाहे मुसलमानों के बारे में बोल रहा है। मायावती अगर मुसलमानों के बारे में बोल रही है कि मुसलमानों का वोट इधर से उधर शिफ्ट हुआ है, तो मुसलमानों ने मायावती को ये मौका दिया है ऐसा बोलने का। मुसलमानों की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की चाहिए कि वो जिसको भी वोट करे खामोशी के साथ वोट करे। जमहूरियत में, सेकुलरिज्म में हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है और हर एक से आपके रिश्ते हमवार होने चाहिए। कोई भी पार्टी इख्तिदार में आ सकती है, कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है, इसलिए किसी का ना तो दुश्मन बनना चाहिए ना किसी का दोस्त बनना चाहिए। वोट किसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बनती है तो सबकी सरकार है, इसलिए किसी कम्युनिटी के हवाले से मैसेज ही नहीं जाना चाहिए कि ये उस पार्टी से इनका ताल्लुक है, अगर दूसरी पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। अब फर्ज कर लीजिए उत्तर प्रदेश में यादवों की सरकार रही है, समाजवादी की सरकार का मतलब अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो क्या यादवों को बीजेपी सरकार का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा? क्या यादव कम्युनिटी के ताल्लुक से कोई कहा जाएगा कि यादवों ने बीजेपी को वोट नहीं किया या बीजेपी की सरकार बनाने में यादवों का कोई योगदान नहीं है? जाटों के हवाले से क्या कहा जाएगा कि बीजेपी की सरकार में जाटों का कोई किरदार नहीं है? बल्कि जाट क्रेडिट लेंगे 100% कि हमने बीजेपी की सरकार बनाई है, यादव कहेंगे हमने बीजेपी की सरकार बनाई है, मुरिया समाज के कहेंगे हमने सरकार बनाई है। मुसलमानों के ताल्लुक से सिर्फ कहा जाएगा कि बीजेपी की सरकार में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, बीजेपी के लोग कहेंगे हमें मुसलमानों ने वोट नहीं किया है। तो ये जो छवि बनाई गई है, मान लीजिए बीएसपी की अगर सरकार बन जाती तो बीएसपी को लोग कहते हैं कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उनके वोट से हम सरकार नहीं बने हैं। तो मुसलमानों को अपनी ये छवि बदलनी पड़ेगी, किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही, किसको वोट नहीं दे रहे, ताल्लुकात हर एक से बराबर होनी चाहिए, यकसा ताल्लुकात होनी चाहिए। ये नहीं मुसलमानों के ताल्लुक से मैसेज आना चाहिए कि मुसलमान इस पार्टी के वोट बैंक है। यानी जो मुसलमानों पर किसी भी पार्टी के वोट बैंक का जो टैग लगता है ना, मुसलमानों को ये टैग हटाना पड़ेगा, और ये टैग मुसलमान खुद हटाएंगे तभी होगा, और उसी वक्त होगा जब मुसलमानों को हर एक पार्टी से अपना रिश्ता जाहिर करना पड़ेगा। तो आपके जवाब से क्या मैं ये समझूं कि मुसलमानों को आगे बढ़ करके क्या बीजेपी का भी साथ देना चाहिए, उसके साथ निगोशिएट करना चाहिए? क्योंकि मुसलमानों ने तो कभी नहीं बोला कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। मुसलमान बीजेपी का सिर्फ विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि हम मुसलमानों को 15 मिनट में खत्म कर देंगे, मुसलमानों को यहाँ से हटा देंगे, मुसलमानों का मताधिकार का जो हक संविधान ने दिया है वो छीन लेंगे। क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या मुसलमानों को क्या आगे आकर के बीजेपी के साथ मुसलमानों को गठबंधन? बीजेपी से परहेज नहीं है। मुसलमानों के लिए जैसे बीजेपी है, वैसे कांग्रेस है, वैसे समाजवादी पार्टी, हर एक पार्टी ने मुसलमानों पर जुल्म किया है। बीजेपी मुसलमानों का वोट नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी हिंदुइज्म की बुनियाद पर या हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर सियासत करती है। अब हिंदुस्तान का जायजा लेंगे तो बीजेपी वही कामयाब है जहां हिंदू मुस्लिम होता है। बीजेपी को लगता है कि अगर मुसलमानों का वोट हमें मिल गया, मुसलमानों ने हमारा समर्थन कर दिया, तो जो हिंदू है वो हमसे नाराज हो जाएंगे और हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी मुसलमानों का वोट नहीं चाहती है, और जब कोई हमारा वोट नहीं चाहता है तो हम क्यों उसे वोट करेंगे? मुसलमान इतने भी मुसलमान क्या कहते हैं, हिंदुस्तान की सियासत में इतने भी बेजमीर नहीं हो गए हैं, या उनकी इतनी भी हैसियत बाकी नहीं रह गई है कि एक पार्टी कह रही कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हम तुम्हें जलील करेंगे, हम तुम्हें रुसवा करेंगे, और मुसलमान उसे कहेंगे नहीं तुम हमारा वोट ले लो। मुसलमान इतने भी बेजमीर या जलील हिंदुस्तान में नहीं हुए हैं। तो बीजेपी मुसलमानों का वोट नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत करनी है। जिस दिन बीजेपी चाह लेगी हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, उस दिन मुसलमान जरूर वोट करेंगे। लेकिन बीजेपी को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। बीजेपी चाहती है कि हमें सिर्फ हिंदू वोट करे, और हम दिखा सके कि जो मुसलमान है वो समाजवादी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों के ताल्लुक से बीजेपी को ये निगेटिव प्रोपेगेंडा करने में कामयाबी मिलेगी कि देखो मुसलमान समाजवादी के साथ है, मुसलमान कांग्रेस के साथ है। मतलब कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, समाजवादी मुसलमानों की पार्टी है, समाजवादी की सरकार बन जाएगी तो मुगलों का शासन आ जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी मुगलों का शासन आ जाएगा। हम मुसलमानों का वोट नहीं, लिहाजा हमारी सरकार हिंदुओं की सरकार बनेगी। तो बीजेपी ऐसा चाहती है, मुसलमानों के लिए सारी पार्टियां बराबर है। सब तरह से तीन तीन स्थितियां बन जाती हैं। एक तो बीजेपी है जो मुसलमानों को साथ नहीं खड़ा करती है, और वो खुद बोलती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, इसलिए हम मुसलमानों को रिझाते नहीं है, उनको मनाते नहीं है हमें, क्योंकि मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। और आपने सही बात बोली, अगर बीजेपी को मुसलमानों की जरूरत पड़ गई तो फिर उनका वोट बैंक, जो हिंदू वोट बैंक है, हिंदुत्व का वोट बैंक है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ये रास्ता हमारे लिए क्लोज हो जाता है। दूसरा रास्ता, हमारे पास सेकुलर पार्टीज है जिनको मुसलमान अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन सेकुलर पार्टीज उनको अपना नहीं समझती, या उनको
बिरयानी के पत्ते की तरह इस्तेमाल करती हैं और खाने के बाद उसको फेंक देती है। तीसरा रास्ता हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप करने की बात आती है। जब हम अपनी लीडरशिप डेवलप करते हैं तो हम पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। आप अगर हिंदुओं अगर बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर अगर राजनीति करेगी और मुसलमान ओवैसी जैसी पार्टी के साथ जुड़ करके अगर मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करेगी तो देश में और ध्रुवीकरण होगा। तो स्थिति ये पैदा हो जाती है कि अगर हम ये तीसरा रास्ता अपनाते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने दूसरा रास्ता अपनाया कि उन्होंने सेकुलर पार्टी, जिसको वो समझ रहे थे कि शायद ये बीजेपी को रोक पाएंगे, इसलिए रोक पाएंगे बीजेपी को क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा जो है, महंगाई का जो मुद्दा है, जिस तरीके से देश को तोड़ने वाले बयान आते हैं, वो मुसलमान ये सोच रहा था अखिलेश यादव को लाने के बाद देश, प्रदेश और मुसलमानों को भी कुछ सुरक्षा मिल पाएगी, जिस तरीके के फजूल के बयान आते रहते हैं। लेकिन खुद सेकुलर पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं, जो सेकुलर पार्टीज को, जिनकी सेकुलर पार्टीज है, उनके लोग उनको वोट नहीं करते। इसीलिए मुसलमानों ने बहुत ही सोच समझ करके वोटिंग की और उन्होंने ओवैसी के जो 97 कैंडिडेट्स खड़े हुए किए थे, उनको सिर्फ 4 लाख टोटल वोट्स दिए। इससे ये लगता है कि मुसलमान वाकई में जो है इस देश का भला चाहते हैं, वो अपनी लीडरशिप नहीं खड़े करना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है ओवैसी साहब के लिए कि ओवैसी साहब ने वहां पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने सज्जाद नुमानी साहब, जो कि बड़े स्कॉलर हैं, बड़े आलिम दीन हैं, उनकी बात नहीं मानी। सज्जाद नुमानी साहब ने उनको बोला था कि आप उतने ही कैंडिडेट्स अपने खड़े करिए जिनकी जमानत बच सके या जिन कैंडिडेट्स को आप जिता सके। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने 97 कैंडिडेट खड़े किए, जिसमें से सबकी जमानत जब्त हो गई है। एक बंदा ऐसा है जो तीसरे नंबर पे आया। आपको नहीं लगता है कि जो हमारी लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं गैर संजीदा है? वो कहीं ना कहीं इस तरीके के पॉलिसीज अपना रहे हैं जिससे उनके ऊपर टैग लग रहा है कि वो वोट कटवा है या बी टीम है। अगर क्योंकि 2017 में उन्होंने 38 सीट पर कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें से टोटल उनको 2 लाख वोट मिले थे, आपने अपने एक वीडियो में बताया। 2022 में उन्होंने 97 सीट्स पे खड़े किए, 3 गुना, और 3 लाख के आसपास वोट आ रहा है। टोटल वोट शेयरिंग जो है 0.47% है। क्या मतलब बनता है इतने कैंडिडेट खड़ा करके कि आप ऐसे लोगों को खड़ा कर देते जिनकी जमानतें जब्त हो रही है? अगर कुछ कैंडिडेट को आप खड़ा करते, ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करते जिनके जीतने के चांसेस होते, तो आप पर बी टीम होने का भी आरोप नहीं लगता। आपके जो मजहबी रहनुमा है, आप उनकी बात मानते तो आपका भी एक वजन बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं लगता है आपको आने वाले वक्त के लिए ओवैसी साहब ने अपने लिए और सवाल पैदा कर दिए? जी बिल्कुल अकील साहब, आपने सही कहा। ओवैसी साहब से इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2-3 बड़ी गलतियां हुई है। सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि ओवैसी साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश को चुनावी मैदान में तब्दील कर दिया। बिहार से ओवैसी साहब को सीखना चाहिए था। ओवैसी साहब को बिहार में कामयाबी मिली और अच्छी कामयाबी मिली 2020 के इंतखाब में। ओवैसी साहब ने बल्कि पिछले 6 सालों से उन्होंने सिर्फ सीमांचल को मरकज बना रखा था। और सीमांचल एक ऐसा खित्ता है, सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल 5 अजला आते हैं, पूर्णिया शामिल है। और ये 4-5 अजला जो है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। कश्मीर के बाद समझिए सबसे ज्यादा मुसलमानों की एक साथ वहां पर आबादी है। और उस सीमांचल में भी सबसे ज्यादा जो उनका सेंटर बना हुआ था किशनगंज जिला। किशनगंज की 4 और 5 विधानसभा की सीटें और उससे सटा हुआ कुछ पूर्णिया का हल्का, कुछ अररिया का हल्का। तो सीमा बिहार में ओवैसी साहब ने उसी को सेंटर बनाया और 5 साल तक 6 साल तक लगातार मेहनत की। घर घर उनका मैसेज पहुंचा, वहां पर रिलीफ तकसीम किया, सैलाब आता है, राशन तकसीम किया। इस वजह से लोग अच्छी तरह जान गए, उन्होंने एहसास कर लिया कि ओवैसी हमारे हमदर्द हैं। उसके बाद 2020 के चुनाव में वहां के मुसलमानों ने उन पर भरोसा किया। दूसरी वजह थी कि वहां जो उनके उम्मीदवार थे वो पहले से एमएलए रह चुके थे, हर एतबार से बेहतर थे, तब उनको जीत मिली, यानी उनकी अपनी एक पहचान भी थी। उत्तर प्रदेश में वैसे हिसाब से गलती क्या हुई कि उन्होंने किसी एक एरिया को टारगेट नहीं किया, किसी एक मखसूस एरिया पर मेहनत नहीं की, बल्कि पूरे प्रदेश में लगे रहे। अब उत्तर प्रदेश दिल्ली से बिहार तक, हरियाणा से उधर मध्य प्रदेश तक टिका हुआ है। इतना बड़ा स्टेट है, 403 सीटें हैं। तो यहाँ उन्होंने हर जगह जो अपने उम्मीदवार को उतार दिया, जिसकी वजह से कहीं भी उनकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकी, ग्राउंड पर उनका काम नहीं हो सका, संगठन नहीं बन पाया। और वजह यह हुआ कि बात सिर्फ उनके तकरीर तक रह गई, वोट उनको नहीं मिल पाया। तो एक बड़ी गलती थी। अगर वो किसी एक जिला को, किसी 2 जिला को टारगेट करते, वहां मेहनत करते, तो मुझे लगता है कि उन्हें जरूर जीत मिल जाती। दूसरी वजह थी कि उनके पास जो कैंडिडेट्स थे वो अच्छे नहीं थे। आम आदमी पार्टी या कोई ऐसी पार्टी जिसकी लहर होती तो कोई भी उसके टिकट पर चुनाव जीत जाता है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसको लोग पहले से टारगेट करते हैं, आप पर इल्जाम लगता है बाहर से आने का, तो जरूरी कि जो आपका लोकल कैंडिडेट है वो मजबूत हो, उसके अंदर चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की सलाहियत हो। वैसी साहब के चेहरा को देख करके उत्तर प्रदेश में कोई वोट नहीं देगा, बल्कि वोट देगा जो उनका उम्मीदवार है।
अब जो उम्मीदवार है वो कितना बासलाहियत है, कितना मजबूत है, वो असेंबली में कितनी आवाज उठाएगा। एमआईएम की जो पूरी कैंपेनिंग होती है इसी बुनियाद पर कि एमआईएम मुसलमानों के मुद्दे को उठाती है, मुसलमानों की आवाज को पार्लियामेंट में, असेंबली में पेश करती है। अब उत्तर प्रदेश की असेंबली में वैसी साहब तो बोलने नहीं आएंगे, बल्कि वैसी साहब पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, हैदराबाद के एमपी है। अब वैसी साहब का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है जो नुमाइंदा, वो कितना बोलना जानता है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, वो कितना पढ़ा लिखा है, लोग उसको देखकर वोट करेंगे। तो ऐसे उम्मीदवार भी नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से भी हार का सामना करना पड़ा। और खुद मुसलमानों ने भी रिस्क नहीं लिया, मुसलमान भी सीधे सीधे लगे हुए थे सरकार बनाने के चक्कर में कि हमें हर हाल में योगी को हटाना है, समाजवादी योगी को हटा रही है। तो मुसलमान ज्यादा ही इस प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए, एक नैरेटिव बना दिया गया। और पिछले बार भी यानी बिहार में भी ऐसा ही हुआ था, हालांकि सीमांचल में नहीं हो पाया, 2019 में भी हुआ था। मुसलमानों के जहन में बैठा दिया गया कि हर हाल में समाजवादी योगी आदित्यनाथ को सरकार से हटा देगी। तो मुसलमानों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया, कांग्रेस की अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, बीएसपी के अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने कहा कि इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है, सीधे सीधे योगी को हटाना है, और योगी को हटाने का वाहिद हल है समाजवादी को एक एक वोट देना, वोट जाया नहीं करना। और मुसलमान इस जो एक गलत नैरेटिव फैलाया गया उसके शिकार हो गए और अपनी लीडरशिप को भी मजबूत नहीं कर सके। जी क्योंकि मुसलमानों को जो हमारे इंटेलेक्चुअल तबका है उसने मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी है कि आपको सिर्फ उसी कैंडिडेट को वोट देना है जो सेकुलर पार्टी का हो और जीतने वाला हो, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। इसलिए जो नैरेटिव बना उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी इस बार आने वाली है, इसलिए मुसलमानों ने थोक के हिसाब से समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन वो बिल्कुल किसी भी काम का नहीं रहा और फिर वो गवर्नमेंट नहीं बना सके। लेकिन वैसे साहब के ऊपर जो मैं सवाल उठा रहा हूँ वो इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि उनके पास 5 साल का वक्त, 5 साल में अगर वो चाहते तो वहां पर ग्राउंड लेवल पे जा करके कुछ अच्छे कैंडिडेट के ऊपर काम करके, कुछ अच्छे कैंडिडेट के ऊपर भरोसा करके उनको अगर वो मैदान में उतारते तो उनके ऊपर बी टीम होने का भी आरोप नहीं लगता। और कुछ अच्छे कैंडिडेट जैसे कि आपने बताया बिहार की तरह वो यहाँ पर भी इस तरीके का कोई जादू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बी टीम होने का सबूत इस तरीके से दे दिया कि उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं 100 उम्मीदवार उतारूंगा, और उन्होंने 97 के आसपास उतारे और वो थोक के हिसाब से उतार दिए, किसको किसको वोट दे दिया। क्योंकि उनका जो उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष है शौकत अली, उनको भी 1000 के आसपास वोट मिले। तो इस तरीके का जो अध्यक्ष है आपका, जो उसकी जमानत जब्त हो रही है, वो 1000 से ज्यादा वोट नहीं ला रहा है। तो इसका हम अनुमान क्या लगाए कि आपने ग्राउंड पे बिल्कुल काम नहीं किया और सिर्फ अपनी बात रखी, और इस तरीके से मुसलमानों ने खास तौर से अगर हम देखें तो उन्होंने खास अच्छा एक अपने जहन का इस्तेमाल किया कि चलो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो जो जीत सकती है। समतबरे साहब, अभी हम उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं और पंजाब की तरफ आ जाते हैं कि पंजाब में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है कि कांग्रेस जो कि वहां पर सत्ताधारी पार्टी थी उसका पूरी तरीके से सफाया कर दिया आपने। आपको क्या लगता है कि वाकई में कांग्रेस के दिन चले गए हैं, अब वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं रही, और आप क्या आने वाले वक्त में ममता बनर्जी के साथ साथ के अरविंद केजरीवाल भी नेशनल लेवल के लीडर और नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएगी? देखिए, कांग्रेस इन दिनों बहुत ज्यादा अंदरूनी इख्तलाफ की शिकार है। कांग्रेस में आपस में बहुत ज्यादा उठापटक है, G20 ग्रुप अलग है, राहुल गांधी का ग्रुप अलग है, प्रियंका ग्रुप अलग है, बहुत ज्यादा गुटबाजी कांग्रेस में बनी हुई है। और ये जो गुटबाजी है कांग्रेस को कमजोर कर रही है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। पंजाब में कांग्रेस के इसी अंदरूनी इख्तलाफ की वजह से ही वहां के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया और आम आदमी को जीत दिलाई है। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब का एक अलग मसला है, दूसरी जगहों पर आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी जैसा कि वहां मिल पाई है। दूसरी जगहों पर वहां पर लोकल क्षेत्रीय पार्टी मौजूद है, तो अपोजिशन में वही पार्टी रहेगी, वही सरकार बनाएगी आज नहीं तो कल। पंजाब में क्योंकि कांग्रेस से लोग नाराज हो चुके थे, बीजेपी वहां है नहीं, अकाली दल की ही सरकार थी, बीजेपी के अलायंस, और अकाली दल से लोग पहले से परेशान थे। दूसरी बात है कि अकाली दल पर परिवारवाद होने का आरोप लगता है, तो वहां की आवाम तब्दीली चाह रही थी और सही ऑप्शन जो था उनको आम आदमी पार्टी की शक्ल में मिला, इसलिए आम आदमी पार्टी को वहां के लोगों ने चूज किया है। ये वजह कि दूसरी जगहों पर देखिए आम आदमी पार्टी को उतनी बड़ी जीत नहीं मिली। एक और बड़ी वजह जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत की है, वहां के लोकल लीडर है भगवत मान सिंह। भगवत मान सिंह वहां लोगों में पहले से पॉपुलर रहे हैं। इसके अलावा वो भगत सिंह को अपने आइडियल बनाते हैं, और जब इस तरह के जो आपके पुराने मुजाहिद आजादी हो, फ्रीडम फाइटर हो, उनसे जोड़ दिया जाए, भगवत मान सिंह ने ऐलान किया कि हम हर ऑफिस में हुक्म देंगे कि सिर्फ भगवत शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर होगी और भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होगी, इसके अलावा की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी।
वो उसी की तरफ पगड़ी बांधते थे, उन्हीं के अंदाज में तकरीर करते थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से वो अपनी रैलियों का आगाज करते थे। तो इन चीजों ने वहां के लोगों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पैरोपेगंडा करने में माहिर माने जाते हैं, तो उन्होंने वहां के लोगों को भी बताया कि जैसे दिल्ली में हमने पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखा है, हम फ्री में पेंशन देते हैं, एजुकेशन सुधार देंगे। तो इन चीजों ने भी वहां के लोगों को थोड़ा सा मुतवज्जे किया। होता क्या है, जो हिंदुस्तान में गुर्बत ज्यादा है, कोई भी स्टेट हो जहां भी कहीं चले जाए, 80 से 90% लोगों की जिंदगी जो गुर्बत में गुजरती है। गुर्बत में कुछ लोग खत्ते इफ्लास से नीचे है, जो 40% आवाम है, 40% लोग हैं जो मिडिल क्लास है, लोअर फैमिली है, जिन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, तो अपने आप को समझते हैं कि हम ठीक ठाक है। लेकिन उन्हें भी अगर कहीं से भी 500 रुपए फ्री में मिल जाए तो उसको लेने के लिए हर चीज कुर्बान कर देते हैं। अब एक खुशहाल आबादी में चले जाए और कहे कि फ्री में हम राशन चावल तकसीम कर रहे हैं, तो जो अच्छा पीता खाना खाता पीता घर का होगा वो भी फ्री में लेने के लिए आ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। ये नहीं कहेगा कि हमें जरूरत नहीं, किसी और को जरूरत है। तो केजरीवाल ने जो फ्री फ्री का ऐलान किया, इन चीजों के चक्कर में वहां की आवाम पड़ गई। कांग्रेस में शदीद इख्तलाफ था, कांग्रेस की सरकार ने वादे पूरे नहीं किए थे। इसके अलावा चन्नी जो दलित कम्युनिटी साथ थे उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, अमरिंदर सिंह ने नुकसान पहुंचाया। तो इन सब की वजह से आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीत मिली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरी रियासतों में आम आदमी पार्टी ऐसा कर पाएगी। गोवा में देखिए, गोवा में भी कांग्रेस या बीजेपी के मुतबादिल को लोग चाह रही थी, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी मुतबादिल के तौर पर पेश होने में नाकाम रही। उत्तराखंड में सभी सीटों पर, सभी नहीं 65 सीटों पर 70 में से जमानत जब्त हो गई है। यही हाल उत्तर प्रदेश में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी एक मुतबादिल पार्टी बनकर उभरेगी। पंजाब की एक दूसरी वजह थी जहां उसे जीत मिली। हम सबने सब चलते चलते एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि आज भी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी है, चुनाव आयोग के काम को उस पर लगाया गया था, वो ये बात करते हुए पाया जा रहा है कि उसको आदेश दिया गया था और कि जो मशीनरी है जिसके थ्रू वोटिंग होती है उसको बदला गया है। और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और अखिलेश यादव साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि इस व्यक्ति को सुरक्षा दीजिए। हम हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑडियो है ये काफी वायरल हो गई है। इसके अलावा भी जिस दिन जो वोटों की गिनती हो रही थी, अखिलेश यादव जी ने ये आरोप लगाया था कि अपने कार्यकर्ताओं को भी बोला था कि आप लोग अपने अपने एरिया के जो बूथ हैं वहां पर काफी निगरानी करिए, क्योंकि किसी भी तरीके से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है और वो कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। इस तरीके की भी न्यूज आई थी कि कूड़ेदान में जो वहां पर भी जो है ईवीएम की मशीनें पाई गई, उससे पहले भी ईवीएम के सवाल उठाए जाते रहे हैं। ममता बनर्जी का भी आज एक बयान आया है, मिलर टाइम्स में भी उनकी इससे रिलेटेड एक न्यूज आई है कि उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ईवीएम की गड़बड़ी करके सत्ता में आई है, अदरवाइज वो किसी तरीके से सत्ता में नहीं आ सकती। और बीजेपी भी का भी ये मानना है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सत्ता हासिल करनी चाहिए। आपको लगता है इन बातों में कुछ दम है? जी अखिल साहब, 2 बातें हैं। एक है ईवीएम पर सवाल उठाना कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम को हैक करने का मतलब यह है कि एक आदमी, हम अपने दफ्तर से बैठे बैठे ईवीएम को हैक कर रहे हैं, आदमी वोटर्स डाल रहा है किसी और को वोट, और उसका इतना % वोट किसी और को जाएगा। एक हैक करने का मतलब ये होता है हैकिंग। दूसरा जो मामला सामने आया है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, मतलब ये कि ईवीएम को इधर से उधर मुंतकिल किया जा रहा है, खाली गाड़ियों में ईवीएम है, या ईवीएम को तब्दील किया जा रहा है, 2 अलग अलग चीजें हैं। ये जो मामला है ईवीएम को तब्दील करने का या ईवीएम को इधर से उधर ले जाने का, ईवीएम को बदलने का, ये अपने आप में बहुत ज्यादा काबिल गौर मसला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी कमी का एतराफ किया है, कई अधिकारियों को बरतरफ किया गया था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठ रहा है। अरे कोई अभी का मामला नहीं, इससे पहले भी जब बैलेट से चुनाव होते थे तो उस वक्त भी जो बैलेट बॉक्स है उसको तब्दील किया जाता था, या बूथ कैप्चर होता था, जिसका जोर है जाके बूथ पर कब्जा किया, पुलिस को मैनेज किया और जाके ठप्पा लगा दिया अपनी मनपसंद पार्टी का। इधर बैलेट बॉक्स मिलता था, उधर मिलता था, तो पहले भी होता था, और अभी जो कुछ हुआ वो उसी का एक पार्ट है। अभी ईवीएम है या वो है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है, और अगर सवाल उठता है तो बहुत ज्यादा बेशर्मी की बात है। इलेक्शन कमीशन को अपना निजाम दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ईवीएम को हैक करने का, जी सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी जो कि आज आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, एक साल पहले जब वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव उन्होंने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। जी बिल्कुल। ये जो दूसरा मसला ईवीएम हैकिंग का, ईवीएम को हैक करना,
तो मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टियों को इस पर पहले अपना रुख साफ करना चाहिए। जब ये लोग हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, और जब जीत जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। अब ममता बनर्जी ने दिल्ली में अखिलेश यादव के सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम को हैक किया जाता है। कई सारे लोग भी ईवीएम को हैक करने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों में तो और ज्यादा ये बात चल रही है कि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी चुनाव जीत गई है। लेकिन जब महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम होती तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठता है। ममता बनर्जी खुद उसी ईवीएम की बदौलत सबसे बड़ी जीत हासिल की है। तो उस वक्त ममता बनर्जी को याद नहीं आया कि हम ईवीएम की वजह से जीतते हैं या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है। तमिलनाडु में, केरला में, हर जगह तो ईवीएम पर जो सवाल उठा रहा है हैकिंग का, एक कंप्यूटर है, मशीन है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने ही सबसे पहले ईवीएम की हैकिंग पर सवाल उठाया था, फिर राहुल गांधी ने उठाया। तो जो भी पार्टी हारती है इलेक्शन पर ईवीएम पर सवाल उठाती है। लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी को लगता है तो स्टैंड क्लियर करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। मशीन हैक किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई बार वाजे किया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि ईवीएम को हैक किया गया हो न किया गया हो, लेकिन हिंदुस्तान के 30 से 40% लोगों का मिजाज बन चुका है बीजेपी को वोट करने का। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 30 से 35% वोटर्स बीजेपी ने हर तबके में अपना बना लिया है। वो दलित है तब भी वो राम राम और बीजेपी के लिए बात करेगा। मुसलमानों से उसके जहन में नफरत भर दिया गया है, या ओबीसी का है या अपर कास्ट का है। तो 35% वोटर्स बीजेपी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर जगहों पर अपना वोटर्स बना लिया है। मगरबी बंगाल जहां से ममता बनर्जी आती है, वहां बीजेपी को इसी चुनाव में 2021 में हुए, अभी 1 साल पूरे हो रहे हैं, वहां बीजेपी ने 34% हिंदुओं का वोट हासिल किया है। तो मतलब मगरबी बंगाल में भी बीजेपी अपना ऐसा वोटर्स बना चुकी है। अगर मुसलमानों का 30% वोट नहीं मिलता तो ममता बनर्जी सरकार में नहीं आती। तो लोगों के माइंड को बीजेपी ने हैक करने में कामयाबी हासिल की है, मसला ईवीएम का नहीं है। जी सबसे साहब, देखने पे तो यही आता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि अगर प्याज के दाम बढ़ जाते थे तो पूरी की पूरी हुकूमत चेंज हो जाती थी। लेकिन आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है, महंगाई मुद्दा बनी हुई है, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इससे तो यही लगता है कि हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा लोगों के जहन पे हावी हो चुका है। अब उन्हें बिकती हुई सरकारी कंपनियां नहीं दिखाई देती हैं, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्र नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि हिंदू और मुसलमान बढ़ चढ़ करके मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसी के बेस पर वोटों का प्रतिशत बढ़ रहा है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये रुख किस तरफ जाता है और इसमें देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स तबरेज़ साहब इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। वीवर्स, किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे जब तक मिलेंगे तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com